तो ये आज हम लोग नई बात शुरू करेंगे। इंड एस ये एसेट वाला आखिरी है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मोटे तौर पे बातें तो वही है, थोड़ा सा डिटेल है, क्योंकि जो लीज अकाउंटिंग एज पर 19 था ना, वो सारी सिचुएशंस को कवर नहीं कर पाता है। और आपको याद हो तो उसके अंदर था कि भाई ओनरशिप ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, या सब्सटेंसिव ओनरशिप ट्रांसफर होता है कि नहीं, हो गया तो फाइनेंस लीज है, नहीं तो ऑपरेटिंग लीज है। तो बड़ा एक सिंपलिस्टिक पॉइंट व्यू था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, लीज अब एक बड़ा इंग्रेडिएंट मॉडल हो गया है। लीज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, छोटी एसेट, बड़ी एसेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ का हो रहा है। वो कुछ पेपर वगैरह में ऐड आता है कि आप गर्मी में 3 महीने के लिए एसी ले सकते हैं लीज पे, कूलर ले सकते हैं। हॉस्टल में बच्चों को कई बार देता है 3 महीने के लिए। तो अब लीज को इतना सिंपल करने से काम नहीं चलने वाला था, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे बात शुरू हुई और उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकाला। तो इंडिया में भी नीड महसूस की गई कि इसको बदला जाए। तो एएस तो नहीं बदला है, क्योंकि छोटी कंपनियों पर लागू होता है, लेकिन इंड एस उन्होंने बदला। पहले इंड एस 17 था, उसको पूरी तरह से हटा के उन्होंने इंड एस 116 लाया, और ये बात 1/4/2019 से शुरू हुई। तो इसमें क्या है, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, हम लीज को थोड़ा लेट से डिफाइन करेंगे। हम पहले कहते हैं क्या लीज नहीं है, ये जिसके ऊपर इंड एस 116 लागू नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ना स्कोप। हाँ, क्योंकि लीज शुरू करेंगे तो फिर लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, फिर लीज में ही रहेंगे हम लोग। तो स्कोप कहता है कि इंड एस 116 अप्लाई on all lease except following. कुछ चीजों पे लागू नहीं होता। किस पे नहीं होता? लीज टू एक्सप्लोर और यूज minerals, oil, natural gases, etc. या जो भी नॉन रीजनरेटिव और रिसोर्सेज हैं, उन पे लागू नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि इसके लिए एक अलग से एस है, एक्सप्लोरेशन फॉर एन इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हम लोग को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से है। तो यहां पे इसका क्या ही काम है। लीज ऑफ बायोलॉजिकल assets held by लीजी या लेसी, ये इंडेस 41 जो एग्रीकल्चर का है उसमें कवर्ड है। पढ़ा नहीं हम लोग, लेकिन ये पढ़ना है। 40 तो पढ़ लिया है, 41 अभी नहीं पढ़ा है, बट उसमें पढ़ना है ये, तो वहां पे ये काम आता है। वही वाली बात है, जब स्पेसिफिक एसेट है तो यहां क्यों आएगा। सर्विस
कंसेशन एग्रीमेंट। सर्विसेज के एग्रीमेंट यहाँ नहीं आएंगे। कोई अगर ऐसा लीज है जिसमें आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सैनिटेशन की मॉल में सफाई का सर्विस, सिक्योरिटी का सर्विस वो दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैसी चीज़ों पे नहीं लागू होगा। वो इन डेज खूब डिटेल पढ़ना है हम लोग को। लीज जितना बड़ा ही एक और है 115, 116 तो है ही, 115 जो भी बाद में इशू हो रहा है ना वो खूब डिटेल इशू हो रहे हैं, तो वहां पे आ जाएगा। लाइसेंसिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ग्रांटेड बाय, जैसे आजकल ना एएमसी सर्विसेज वगैरह दी जाती है, वकील लोग रिटेनरशिप की सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेनरशिप की सर्विस देते हैं कि भाई हमारे 2 पार्टनर आपके लिए काम करेंगे पूरे साल, तो वो सब यहाँ नहीं कवर्ड होगा। आपने तो आदमी को लीज दे दिया तो वो सब यहाँ नहीं कवर होगा। उन सब के लिए AS15 जो बना है ना, स्पेशली बना है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सब ये तो लीज भी तो वैसे ही है और रेवेन्यू के लिए है, लेकिन लीज बेसिकली एसेट वगैरह से संबंधित है, इसीलिए इसमें ये सब चीजें हटा दी गई हैं कि भाई ये ना हो। राइट हेल्ड बाय लेसी अंडर licensing agreement for motion picture film video recording play कॉपीराइट पेटेंट इन सब पे लेसी में नहीं लागू हुआ, क्योंकि इसके लिए हमने पढ़ा था ये हमारे इंटेंजिबल एसेट हो जाते हैं, और इंटेंजिबल एसेट हम कहाँ लेते हैं 38, तो इनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया गया है। और शॉर्ट टर्म लीज, इसको भी एग्जाम्पशन दिया गया, हालांकि कोई इसके लिए अलग से इस नहीं है, इसकी अकाउंटिंग यही बताई गई है, या ऐसा करते हैं इसमें इसको नहीं लेते। 2 more items इन डेज 116 नॉट अप्लाई। कौन सी 2 चीजें और हैं, तो इसमें से पहला है शॉर्ट टर्म लीज। हालांकि इसकी अकाउंटिंग यहां बता दी गई है कि आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और दूसरा है लो वैल्यू एसेट, इसकी भी अकाउंटिंग यहां बता दी गई है। मतलब इस पे लीज का मेन प्रोविजन लागू नहीं होगा, कुछ शॉर्टकट बता दिया गया, अगर छोड़ो यार ये बच्चे हैं इनको ऐसे ही निपटा दो, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 2 ऐसी चीजें हैं जिन पे ये चीजें लागू पूरे रूप में नहीं होती, बट उसकी अकाउंटिंग का तरीका यहां दिया गया है। अकाउंटिंग का तरीका ये दिया गया है कि इन दोनों के ऊपर अगर आप ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो ये ऑप्शन है,
मतलब आप इनको छोड़ सकते हैं, चाहे तो रख भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कैन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसकी अकाउंटिंग के तरीका ये बताया गया है कि जो भी पेमेंट है, लीज पेमेंट, अब लिया है तो लीज पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए आपने लिया हो। आप चाहें तो इसको ट्रीट एज एक्सपेंस, आइदर स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर लीज टर्म और another systematic basis if that is more representative of the pattern of lessee benefits। अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूं। 2 ऐसे आइटम हैं जिस पे आप चाहें तो अप्लाई ना करें, ऑप्शन है ये, चाहे तो अप्लाई कर दें, चाहे तो अप्लाई ना करें। एक है शॉर्ट टर्म लीज, जिसके बारे में अभी बात करेंगे क्या होता है शॉर्ट टर्म लीज, और एक है लो वैल्यू आइटम, छोटी मोटी चीजें, लैपटॉप हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ऐसी चीजों के ऊपर कहाँ आप डिटेल अकाउंटिंग किया जाए। तो उनका एक शॉर्टकट तरीका ये बताया गया कि जो भी आपने पेमेंट किया है, मान लीजिए आपने 4 महीने के लिए कूलर लिया, ठीक है, और आपने 10,000 रुपये दिया, तो स्ट्रेट लाइन 2,500 रुपये मान लीजिए, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा बेनिफिट शुरू में कम, बाद में ज्यादा, शुरू में ज्यादा, बाद में कम, तो कोई और मेथड आपको ऐसा लगता है, जैसे WDV या नंबर ऑफ आवर्स यूज, ऐसा कुछ आपको लगता है तो वैसे ले लीजिएगा, वैसे SLM कोई बुरा नहीं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई इस काम के लिए शॉर्ट टर्म लीज से क्या मतलब है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लीज के बारे में ज्यादा पंगा नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज के बारे में उन्होंने कहा कि देखो, शॉर्ट टर्म लीज का मतलब ये है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज या एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज, लीज टर्म of 12 month or less, लीज टर्म ऑफ 12 month or less, ठीक है, and does not include an option to purchase, does not include an option to purchase, मतलब हम परचेज कर लेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, जैसे हम काम कर रहे हैं, आज 1 फरवरी है, तो ये इससे पार नहीं होना चाहिए, तभी शॉर्ट टर्म बोलेंगे, इससे पार होगा तो शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे।
लेकिन हमें टर्म्स एंड कंडीशन को भी देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई पहले 6 महीने होगा, फिर बाद में 6 महीने के लिए और बढ़ सकता है, और हमें पूरा यकीन है कि बढ़ेगा, तो फिर शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। मतलब पहला लीज बेशक मतलब 6 महीने का है, लेकिन उसमें ऑप्शन है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं, और कंडीशंस ऐसी हैं, टर्म इतने आसान है कि हमें लगता है पक्का बढ़ेगा। इसका उल्टा पहला लीज 6 महीने का है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें लगता है वो बढ़ाएगा नहीं, तो फिर वो शॉर्ट टर्म लीज है। तो हमें सब्सटेंशियली देखना पड़ेगा मेटलिटी के बेसिस पे कि क्या चांसेज है कि 12 महीने में खत्म हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है जिसमें लगता है बढ़ सकता है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसी पे इलस्ट्रेशन फर्स्ट शुरू होता है। ये देखिए, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए, सारे एग्जाम्पल को इलस्ट्रेशन का नाम दे दिया है। नतीजा 40-45 क्वेश्चन हो गया है। कोई नहीं, 5-6 दिन में वो फिनिश हो ही जाएगा। डेली 5-5 7-7 भी पढ़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा। देखिए, लेसी इंटर इनटू ए लीज with 9 month non-cancellable terms with an option to extend the lease for 4 month। तो 9 है, 4 और हो सकता है, कितना हो गया ये 13, 12 से ज्यादा हो गया। लेकिन पढ़िए, परचेज का ऑप्शन नहीं है, ये तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म लीज एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सटेंड द ऑप्शन बिकॉज मंथली लीज पेमेंट during the extension period as subsequently lower than market value। मतलब मार्केट में सब लोग 50,000 रुपये दे रहे हैं, इसने हमें 30,000 रुपये दिया है, तो हम क्या पागल है जो छोड़ देंगे? हम 8 महीने भी रखेंगे, और हम एकदम सर्टेन है कि हम 4 महीने अभी और रखेंगे, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। बताइए क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करेगा तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। ठीक है, दूसरा, एज्यूमिंग द सेम सिनारियो एक्सेप्ट लीज कमेंसमेंट डेट लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन to exercise the option because monthly lease payment during the extension period is what company expect to have the market rate and there is no other factor that can make the exercise renewal option reasonably certain। मतलब मार्केट रेट पे है, तो मार्केट रेट की चीजों का हमारा क्या मतलब, इस दुकान से खरीदें उस दुकान से खरीदें, और कोई फैक्टर है नहीं कि लाने ले जाने में खर्चा बहुत है, यही रहने दो, या उसका कुछ खास बेनिफिट है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ये वैसे वो, तो हम श्योर नहीं है कि हम 8 महीने 9 महीने के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या आंसर डिफर करेगा? यस, इट्स ए शॉर्ट टर्म लीज, क्योंकि ये 12 महीने के अंदर खत्म हो जाने के चांसेज हैं। ठीक बात है। तो ये था हमारी तरफ से पहली बात, और पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म लीज। अब चलिए पढ़ते हैं लो वैल्यू आइटम। देखिए, लो वैल्यू आइटम में कोई अमाउंट तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कंडीशन दिया गया है। ठीक है, कोई अमाउंट या कोई थ्रेश होल्ड इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये नहीं बोला गया कि 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख, क्योंकि जानते हैं होता क्या है, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते हैं वो सभी देशों के लिए होते हैं। अब सभी देशों की इकोनॉमी अलग अलग है, तो अमाउंट डिफाइन करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख डॉलर में कि यूरो में, तो इसलिए वो अमाउंट नहीं डिफाइन करते, कुछ ऐसा क्राइटेरिया फिट कर देते हैं जिसमें आप देख लो आपके हिसाब से क्या होगा। इसको मतलब प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्राइटेरिया तो कुछ नहीं, मतलब अमाउंट तो नहीं किया, लेकिन कुछ कंडीशन बता दी गई है। उन्होंने कहा है कि एसेट
will be assumed as low value if two conditions are satisfied. दो कंडीशन पूरी होती हैं, दोनों एक साथ। ठीक है, कौन सी दो हैं? नंबर 1, lessee can benefit from use of asset on its own or together with other resources that are readily available to the lessee, together with other resources that are readily available to the lessee। मतलब जिनको आप ना या तो इंडिपेंडेंट किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और अगर है भी तो वो चीज आपके पास पहले से अवेलेबल है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लैपटॉप, अब लैपटॉप यूज करने के लिए कुछ खास नहीं, बिजली कनेक्शन होना चाहिए, बात खत्म। बहुत होगा तो इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर, इसके लिए और कुछ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर, और किस चीज की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो 10 फर्नीचर खरीद लिया, 10 फर्नीचर लीज ले लिया, महंगे वाले लीज ले लिए, सस्ते वाले खरीद लिए और यूज कर रहे हैं। तो पहली शर्त तो ये है कि ये इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी ये है एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट or interrelated with other asset, not highly dependent और इंटररिलेटेड विथ अदर एसेट, किसी दूसरे एसेट के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे आपने ट्रक टायर लीज पे लिया, लेकिन ट्रक का टायर तभी इस्तेमाल हो सकता है जब ट्रक भी लेंगे, वरना उसका क्या मतलब है। अब ये तो चलिए लो वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन ये तो लो वैल्यू नहीं है, और दोनों मिला के तो बिल्कुल भी लो वैल्यू नहीं है, तो फिर यहां नहीं माना जाएगा। लैपटॉप माना जाएगा, लैपटॉप के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा लैपटॉप है जो किसी खास सर्वर से अटैच होगा तभी काम होगा, तो फिर वो भी लो वैल्यू नहीं माना जाएगा, फिर उसकी काउंटिंग नॉर्मल लीज के तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी में एक और बात कही गई है कि अगर आपने सब लीज दिया है, सब लीज का मतलब होता है लीज लेकर लीज देना। ठीक है,
तो जो आप लीज लेते हैं उसको बोलते हैं हेड लीज। अब कुछ हो सकता है आप सब लीज दे दें, और कुछ हो सकता है आप यूज करें। ठीक है, जब आपने बड़ी सी बिल्डिंग ले ली भाड़े पे, अब बड़ी सी बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा आप नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आपने आगे भाड़े पे दे दिया, तो ये पूरे रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, मतलब इसको इन टोटलिटी देखा जाएगा कि वैल्यू कितनी है। आप ये नहीं कर सकते कि हमने 10 फ्लोर भाड़े पे दिए, एक फ्लोर हमारे पास है तो हम लो वैल्यू हो गए। लो वैल्यू की चेकिंग यहां से नहीं होगी, लो वैल्यू की चेकिंग कहां से होगी? हेड लीज से। ठीक है ना? तो वैल्यूएशन या डिटर्मिनेशन ऑफ लो वैल्यू will be on the basis of head lease। वही लो वैल्यू है तो अलग बात है, वरना हम लो वैल्यू नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन दो चीजों का एक्सेप्शन दिया गया है। अब स्कोप एक्सेप्शन खत्म, अब शुरू होता है मेन लीज। लेकिन अभी लीज अकाउंटिंग नहीं शुरू करेंगे, पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लीज है क्या, लीज की कौन कौन सी डिस्टिंग्विश फीचर हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे बाद में उसका सब डिवीजन होगा, कौन ऑपरेटिंग लीज है, कौन फाइनेंशियल लीज है, और अकाउंटिंग के लिए भी वो टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी जरूरी है। तो इसीलिए पहले आज हम लोग बढ़िया से लीज क्या है एज पर इन डेस 116, वैसे लीज क्या हमें लेना देना नहीं है, 116 की परिधि में डिफिनीशन में लीज क्या है उसको देखेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्कोप क्लियर हुआ ठीक से? चलिए एक बार हम इसको फिर से डिफाइन कर देते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि हम सबके ऊपर लागू होंगे लीज नाम की जितनी भी चीजें हैं, लेकिन नॉन रीजेनरेटिव उसके ऊपर नहीं होंगे। बायोलॉजिकल एसेट फॉर एग्रीकल्चर जैसे आम का पेड़ वगैरह नहीं लेंगे। सर्विस के लिए जो दे रखा आपने आदमियों का या एएमसी वगैरह उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और इंटेंजिबल एसेट हमने ले रखा है वो नहीं लागू होगा। और दो और चीजें, शॉर्ट टर्म लीज जो 12 महीने से कम की हो, और एक लो वैल्यू आइटम, लेकिन लो वैल्यू इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी के साथ मिल के। ऐसे तो कार भी लो वैल्यू हो जाएगी, आप चक्का अलग कर दें, इंजन अलग कर दें, स्टीयरिंग अलग कर दें, सीट अलग कर दें, बोलो सब तो लो वैल्यू ही है। अरे भैया, स्टीयरिंग कार चक्का अलग अलग थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल तो एक साथ ही करेंगे। हाँ, हमारे पास अगर सब कुछ है और हमने म्यूजिक सिस्टम डाल दिया कार में तो लो वैल्यू हो सकता है, क्योंकि कार तो हमारा है, हमने तो लीज केवल म्यूजिक सिस्टम लिया है। लेकिन कार म्यूजिक सिस्टम वाला आपने लिया हुआ है तब नहीं होगा। ठीक है ना? और वैसे में काउंटिंग का क्या तरीका था कि छोटे लीज या छोटी वैल्यू वाले लीज का जो भी आप पेमेंट करेंगे उसको 12 महीने के अंदर होना चाहिए ना, तो स्टेट लाइन बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ लीज कर दीजिए, अगर कोई और मेथड ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ना हो। ठीक बात है ना? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि भाई व्हाट इज लीज, लीज क्या है। अब यहां से लीज की डिफिनीशन शुरू होती है। कहा गया कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? दैट कॉन्वे द राइट टू यूज the right to control the use of identified asset for a
period of time in exchange for consideration. ये सारी ही बातें जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट का होना तो जरूरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो हम सब जानते हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कन्वे द राइट टू कंट्रोल द यूज। ये कंट्रोल द यूज का ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूज और बात है और कंट्रोल द यूज और बात है। आइडेंटिफाइड एसेट, एसेट तय होना चाहिए कि इसी एसेट की बात हो रही है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम छोटा हो बड़ा हो, उससे लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत शॉर्ट टर्म है तो आप चाहे तो सिंपल हो सकते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। ये 5 बातें अगर कहीं एक साथ होती हैं तभी बताइए क्या है, तभी लीज है, वरना लीज नहीं है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाइड एसेट से शुरुआत करते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और तब फिर हम लोग चलेंगे राइट टू कंट्रोल द यूज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लिया आपने। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या लिखा जाए। आइडेंटिफाइड एसेट, आइडेंटिफाइड एसेट। देखिए it can be explicitly specified or implicitly specified at the time asset is made available for use by customer, made available for use by customer। ठीक है, इसको ना एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, फिर बात करेंगे कि भाई ये तय होना चाहिए किस एसेट की बात हो रही है, कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग के कौन से फ्लोर की बात हो रही है, मशीन है तो कौन सी मशीन, कार है तो कौन सी कार। अब कार छोटा भी है बड़ा भी है, कौन से कार की बात हो रही है। या एट द टाइम जब अवेलेबल हो तो पहले से तय कि हमें कार जो देना है ना, वो बड़े वाली कार हमें चाहिए जिसमें 8 आदमी बैठ सके, तो फिर हमें उसी तरह का कार आप दे सकते हैं, और कोई देंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है। पढ़िए, इलस्ट्रेशन 2 है। 10-year contract with the supplier for use of rolling stock especially designed by customer XYZ. Rolling stock is designed to transport material used in customer XYZ production process and is not suitable for use by others. मतलब किसी और के काम का नहीं, हमारे ही काम का है। Rolling stock is not explicitly specified in contract, बट हमारे पास केवल एक ही रोलिंग स्टॉक है जो सुटेबल है, उनके काम के लायक हमारे पास एक ही है। इफ द रोलिंग स्टॉक इज नॉट ऑपरेटेड प्रॉपरली
कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू रिपेयर और रिप्लेस द रोलिंग स्टॉक, क्या ये आइडेंटिफाइड स्टॉक है? ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मैं आपको एक खास तरह का गाड़ी आपको दूंगा ट्रांसपोर्ट के लिए। वैसे तो हमारे पास और भी बहुत तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन आपके काम के लायक बस एक ही है और हमारे पास है नहीं। तो हमने ये तो नहीं बताया कौन सी गाड़ी देंगे, लेकिन आपके काम के लायक हमारे पास सिर्फ एक ही है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसी को रिपेयर मेंटेनेंस करके देना पड़ेगा मुझे। तो बताइए, क्या इसमें एसेट आइडेंटिफाइड है? और कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसमें रोलिंग स्टॉक आइडेंटिफाइड है। भले वो एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया, लेकिन आप भी जानते हैं आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और हमें भी पता हमें कौन सी देनी है, और हमारे काम की है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है, और ये हमारी मजबूरी भी है कि अगर वो खराब हो गया है, कोई गड़बड़ हो गया, तो हम उसको रिपेयर करके और रिप्लेस करके देंगे। तो हम बोलेंगे यस इट इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन है, नंबर 3। ये बेसिकली जैसे पीछे इसमें एग्जाम्पल होते थे ना, इसमें इन्होंने क्वेश्चन ही कर दिया, इसीलिए 40-45 हो गया है। काम के लायक तो 25 के आसपास ही है, बाकी तो ऐसे ही है। 10 years कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर यूज ऑफ ए कार, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा ब्रांड होगा, कौन सा टाइप होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सब तय कर लिया। हालांकि कार अभी बिल्ट नहीं किया गया, क्या आइडेंटिफाइड एसेट है? हमने एकदम पहले से बता दिया हमें कौन सा कलर चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो बाद में तो कोई और आप हमें दे नहीं सकते। तो एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है कि नहीं, भले कार बिल्ड नहीं हुआ लेकिन कार आइडेंटिफाइड तो हो ही गया है, तो इसीलिए इसमें कोई दो मत नहीं, ये आइडेंटिफाइड है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब आइए कॉन्सेप्ट में, बहुत बड़ी बात कही गई है कॉन्सेप्ट में। ये तो फर्स्ट बात है कि भाई इट शुड बी स्पेशली, स्पेसिकली, इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड होना चाहिए, लेकिन सप्लायर does not have substantive substitution right। देखिए, सब्स्टिट्यूशन राइट मतलब होता है बदलने का राइट, ठीक है, और सब्सटेंसिव मतलब होता है मटेरियली। सप्लायर के पास अगर बदलने का राइट है तो ये कंडीशन वायलेट हो जा रही है। कौन सी कंडीशन? कंट्रोल। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, जैसे मान लीजिए हमने आपको घर दिया और ये बोला देखो बेटा हमारे 3 हॉस्टल हैं, हम कभी भी किसी में आपको वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर नहीं हुआ ये, क्योंकि आपको उस घर पे कंट्रोल नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि इस महीने यहां रखेंगे, उस महीने वहां रखेंगे, उस महीने वहां रखेंगे, फिर लीज नहीं हुआ ये, तो आइडेंटिफाइड एसेट भी नहीं हुआ। या हॉस्टल में आपको बोल रहे हैं हम अब किसी भी फ्लोर पे भेज देंगे, कोई भी कमरा आपको दे देंगे, ये हमारी मर्जी है, तो फिर तो ये हॉस्टल नहीं होटल हो गया। तो इसमें कहा गया कि भाई सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। अब कैसे पहचाने कि सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि नहीं? तो एसएसआर की पहचान ये है कि 2 बातें पूरी होनी चाहिए, पहचान की कंडीशन है। एक तो प्रैक्टिकल एबिलिटी,
to substitute alternative asset practical ability to substitute with alternative asset. ऐसे में कस्टमर प्रिवेंट नहीं कर सकता, कस्टमर मना नहीं कर सकते ऐसे काहे कर रहे हो। और दूसरा, सप्लायर will benefit economically from substitution. जैसे कई बार ऐसा होता है कि रूम खाली नहीं है, तो आपके पास बजट कम है तो आपको एक बड़ा रूम दे दिया कम दाम पे कि अच्छा बेटा रह लो इसमें। मान लीजिए इस रूम का दाम है 5,000, आप कह रहे हैं हम तो 2,000 ही दे सकते हैं, उसके पास कोई 2,000 वाला खाली नहीं है, तो उसने कहा ठीक है तब तक इसी में रह लो, हमारा एक खाली पड़ा हुआ है। और फिर जब कोई आएगा तो बोलेगा कि अब छोटे में चले जाओ, ये हमें किसी और को देना है, ठीक है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से उसको फायदा होने वाला है। बड़ी कार दे दी, बड़ा ट्रक दे दिया, क्योंकि उसके पास अभी छोटा खाली नहीं है, जैसे ही छोटा खाली हुआ आपको वहां भेज दिया, इससे उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये दो बातें अगर हैं तो माना जाएगा उसके पास क्या है, उसके पास सब्स्टिट्यूशन करने का राइट है। अगर है तो फिर ये लीज नहीं माना जाएगा, नहीं है तब ये लीज माना जाएगा। अब कह तो रहे हैं कि उसने आपको जो एसेट दिया है बाद में उससे कम बेनिफिट वाला एसेट आपको दे देगा और उसको बेनिफिट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जब नहीं माना जाएगा। विल नॉट बी एज्यूम्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सुना आपने, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये क्या चीज है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है दोस्त कि कोई ऐसी चीज आ गई जो पहले नहीं थी और उसके चलते एसेट को सब्स्टिट्यूट किया गया, तो उसमें क्या ही गलत है, दोनों को फायदा होगा। हो सकता है 2 रुपए उसका भी कॉस्ट बचे और आपको 2 रुपए आपको भी फायदा हो, टेक्नोलॉजी बदल जाए। चाहे तो हम लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ या एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। वो टेक्नोलॉजी शुरू में अवेलेबल नहीं थी। चेंज इन मार्केट प्राइस, अब जिसको आप लेके बैठे हैं बाद में उसका दाम कम हो जाए तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस तरह की चीजें होंगी तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बात होगी तो माना जाएगा। एक दो एग्जांपल से देखते हैं इसको, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है, 2 सिनारियो है। पहला सिनारियो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज प्रोवाइडर, हम इसको सप्लायर बोलते हैं, ठीक है।
provide service through a centralized data center that involve use of a specified server number 10. The supplier maintain many identical server in a single accessible location and determine at inception of the contract that it permit to or can easily substitute over other server without the customer consent throughout the use of period. ठीक है, मतलब उसके पास ये राइट है कि वो 10 की बजाय 9 में आपको शिफ्ट कर देगा, 10 की बजाय 8 में कर देगा, 10 की बजाय 7 में कर देगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे कंसेंट की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं ना, बट उसके पास ये राइट है ना, उसके पास ऐसे ही आइडेंटिकल और भी सर्वर हैं एकदम इसी की तरह, और उसके पास राइट है कि वो कर सकता है। प्लस supplier would benefit economically of substituting an alternative asset because doing it will allow the supplier to maximize the performance of network at a nominal cost. In addition, supplier has made clear that it has negotiated the right to substitute as an important right in agreement, and substitution right affect the pricing of the agreement. मतलब उसी के चलते हमने थोड़ा आपको कम पैसे में दिया है क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। Does the substantive right or substitution right or substantive, और क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड एसेट है? अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक राइट नहीं है आपके पास, आइडेंटिफाइड राइट नहीं है। उसने पहले ही बताया था हम कोई भी चेंज कर देंगे और इसीलिए आपसे थोड़े पैसे हम कम ले रहे हैं। नेगोशिएशन के समय ये बात हुई थी, तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे जो राइट है ना वो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है और यहाँ कोई आइडेंटिफाइड असेट नहीं है। तो ये एज पर एस 116 इंडेक्स 16 लीज टर्म को कंप्लाई नहीं करता। आगे आइए, सेकेंड सिनेरियो, सब कुछ वही है। सर्वर 10 इज कस्टमाइज्ड और सप्लायर डोंट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। वो उस खास हमारे लिए बनाया गया, उसमें हमने कुछ ऐसा पंगा करवा लिया आपसे कि वो किसी और के काम आएगा नहीं, और आपके पास वैसा सर्वर और है नहीं। इट इज अनक्लियर वेदर द सप्लायर विल बेनिफिट इकोनॉमिकली बाय सोर्सिंग ए सिमिलर। सप्लायर वैसा कोई दूसरा ले भी ले तो उसको बेनिफिट होगा ही होगा, ये क्लियर नहीं है। तो क्या अब सब्स्टिट्यूटिव राइट है? नहीं है, अब नहीं है। अब आपके पास सब्स्टिट्यूटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है और ये एसेट क्या आइडेंटिफाइड है? हाँ, एसेट आइडेंटिफाइड है। ये एसेट आइडेंटिफाइड है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो बातें थी ना। पहली बात थी कि प्रैक्टिकल एबिलिटी वो नहीं है उसके पास, और दूसरा उससे उसको बेनिफिट मिलेगा ये भी श्योर नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास सब्स्टिट्यूशन करने का सब्सटेंशियल राइट नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बात हुई कि सप्लायर डज नॉट है सब्स्टिट्यूटिव राइट। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन में। ए बी हो गया, अब सी पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड एसेट must be physically distinct, ठीक है। फिजिकली डिस्टिंक्ट होने का मतलब है कि दूसरों से अलग होना चाहिए। ये मशीन या ये कार या एक बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई फ्लोर या फ्लोर का कोई हिस्सा वो दूसरों से अलग होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसकी पहचान की जानी चाहिए।
ठीक है। इस बात को भी समझते हैं, क्या मतलब है। XYZ enter into 15 years contract for the right to use 5 fibers within a optical network cable from Mumbai to Pune। कि भाई 5 फाइबर ऑप्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे, उसका वैसे नेटवर्क है। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई 5 of the cables out of 25 for the use। The 5 cables are dedicated solely for the XYZ data duration of contract। और ABC के पास कोई सब्स्टिट्यूशन करने का राइट नहीं है। तो क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है? सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। 5 तय कर दिया है, 5 कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, उस पर किसी और के काम में नहीं लाना है, केवल हमारे काम में आएगा। आप बताइए क्या आइडेंटिफाइड एसेट है? बिल्कुल, दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट, नॉट सब्स्टिट्यूशेबल। आप उसको कर नहीं सकते। स्पेशली आइडेंटिफाइड है तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिफाइड एसेट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आइए। कस्टम XYZ right to transport oil from India to Bangladesh through supplier pipeline। मतलब किसी का पाइपलाइन बना हुआ है, हम इंडिया से बांग्लादेश में तेल सप्लाई उसमें करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट XYZ विल हैव राइट टू 95% ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी ड्यूरिंग द टर्म्स। क्या आइडेंटिफाइड एसेट है? हाँ, सब्सटेंशियली आप यूज कर रहे 95, मतलब क्या, मोर और लेस आप ही का है, 5% कोई और यूज कर लेगा। तो हम यहां कहेंगे यस, ठीक बात है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी टू यूज पूरी पाइपलाइन का है, मतलब सब्सटेंशियल है। एज्यूमिंग इन द सेम फैक्ट XYZ हैव राइट टू यूज 65%। अब बताइए क्या 65% को हम सब्सटेंशियल मान सकते हैं? इसका मतलब बाकी कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो बाकी कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर हम उसको शामिल नहीं करेंगे, दूसरे में कहेंगे नो, क्योंकि हम सब्सटेंशियल यूज नहीं कर रहे हैं। बिकॉज राइट टू यूज इज नॉट सब्सटेंशियल। ठीक है, चला जाए आगे। अब वापस चलते हैं। दूसरी क्या शर्त थी? दूसरी शर्त थी राइट टू कंट्रोल द यूज। मतलब हमने आपसे लीज लिया है, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे ये हमारा काम है, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये मेरी मर्जी है। तो क्या मतलब है राइट टू कंट्रोल द यूज? ये बात तय होना चाहिए। तो लिखिए राइट टू कंट्रोल द यूज। इस बात को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो बोला कि राइट टू कंट्रोल द यूज, देखना पड़ेगा कि एसेस whether customer has right to obtain
substantially all the economic benefit from use of asset plus right to डायरेक्ट द यूज, दोनों बातें होनी चाहिए। पहला, एक तो हमें सारा का सारा बेनिफिट मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत बात नहीं हो लेकिन सारा का सारा हमें मिलना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट में प्राइमरी आउटपुट, सेकेंडरी आउटपुट, बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप, सब कुछ होता है, तो सब पे हमारा हक होना चाहिए। और दूसरा, हम उसे कैसे यूज करेंगे ये राइट भी हमारा होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड राइट होगा तो फिर इसमें लीज के रूप में वो काउंटेड नहीं होगा। ठीक है, आइए एक छोटे से क्वेश्चन से इस कहानी को और समझते हैं। बड़ा अच्छा, मतलब हर बात पे इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, तो इससे स्टूडेंट को समझने में बड़ी आसानी होती है। इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ग्रांट ए राइट टू यूज ए स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी फॉर 5 years। मतलब कोई गोडाउन वगैरह नहीं होता है जिसमें हम धान गेहूं वगैरह रखते हैं, लेकिन 2 ही महीने का दे रखा है, मई और जून। ड्यूरिंग दिस मंथ एबीसी है राइट टू डिसाइड विच क्रॉप टू बी प्लेस्ड। मतलब ये हमारा राइट है कि हम इसमें कौन सा क्रॉप डालेंगे और कब उसको रिमूव करेंगे। महीना 2 है, मई और जून। एबीसी सॉरी XYZ विल प्रोवाइड लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द अदर 10 month। उसके पास ये राइट है कि वेयर हाउस को कैसे इस्तेमाल करेगा। विच पार्टी हैज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। क्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज यानी कि मई या जून में कौन सी पार्टी के पास राइट है? एबीसी के पास है या XYZ के पास है? एबीसी के पास है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि कौन सा हम क्रॉप रखेंगे वो हमारी मर्जी है, कब रखेंगे हमारी मर्जी है, कितना रखेंगे हमारी मर्जी है, कब निकालेंगे हमारी मर्जी है। तो हम कहेंगे कस्टमर के पास, और कस्टमर कौन है? एबीसी लिमिटेड। तो ये लीज है, और चूंकि ये राइट है इसलिए इसको क्या मानेंगे हम कि उन पीरियड के लिए लीज है, उस पीरियड में बेचारा वेयर हाउस पूरी तरह से हमें सौंप दे रहा है। अभी लीज नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे? ठीक है, किसमें? नहीं, 5 साल है ना उसे, नहीं 5 साल का पीरियड हो गया ना। शॉर्ट टर्म के लिए है कि 12 महीने के अंदर सारा काम खत्म हो जाए। ये नहीं कि आप 2-2 महीने लगे जोड़ने और 10 महीने हुआ। शॉर्ट टर्म नहीं है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? सब्सटेंशियली ऑल का मतलब क्या है? तो सब्सटेंशियली ऑल का मतलब है कि प्राइमरी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, अदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, वो सब भी हमारा होना चाहिए।
आइए देखते हैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल। Enter into a 15 years contract with power company to purchase all of the electricity provided या produced by a new solar farm। सोलर प्लांट होता है ना, वो लगाया है और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम सारा का सारा किसको देंगे, एक पावर कंपनी है PQR, नहीं PQR सप्लायर है, हाँ MNO कस्टमर है। PQR own the solar farm and receive tax credit relating to construction and ownership of solar plant। मतलब जो टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है, जो इस तरह के जो एनर्जी के फार्म होते हैं, भारत सरकार के द्वारा कई सारे बेनिफिट मिलते होंगे भाई, क्योंकि सोलर वाला नॉन पॉल्यूटिव है, कोयले वाला पॉल्यूटिव होता है, तो ऐसा होगा। और ऑनरशिप वगैरह के चलते भी, मतलब ऑनरशिप भी उसी का होगा। हम केवल क्या रिसीव करेंगे, री एनर्जी क्रेडिट डेट एक्रू ड्यू टू यूज, लेकिन हमें कस्टमर को यूज करने के चलते जो क्रेडिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो हमें मिलेगा। क्या हमें सब्सटेंशियल राइट है ना? तो सेकेंडरी ऑनर वो है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो यूज के लिए करा है, ऑनरशिप के लिए तो करा नहीं है। तो यूज कर रहे हैं और यूज का हमें सोलर भी मिल रहा है और उसका क्रेडिट भी मिल रहा है, तो फिर सब्सटेंशियल राइट यहाँ पे हमारा है, हम सारा इकोनॉमिक बेनिफिट हम ऑब्टेन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी बिजली भी हमें मिल रही है और सेकेंडरी उसका क्रेडिट भी मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो टैक्स रेट उसको मिल जाए, हमें उससे क्या लेना देना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा वो भी देख लें, राइट टू डायरेक्ट। क्या मतलब है राइट टू डायरेक्ट द यूज? इसका मतलब है कि डिसीजन अबाउट हाउ एंड फॉर what purpose asset will be used। क्योंकि इसी बात से इकोनॉमिक बेनिफिट की बात होगी। ठीक है कि भाई किस तरीके से और किस पर्पज के लिए हम इसको यूज करेंगे, इसी से तो सारी बात बनेगी। आइए इस पे भी देखते हैं। नंबर 9, कस्टमर इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर वाई फॉर यूज ऑफ व्हीकल फॉर 5 years। ठीक है, vehicle is identified in the contract, supplier Y cannot substitute other vehicle unless the specified vehicle is not operational। ब्रेक डाउन हो जाए तो अलग बात है, वरना वही करेंगे। तो आइडेंटिफाइड तो तय हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्स ऑपरेट द व्हीकल और डायरेक्ट ऑर्डर टू ऑपरेट द व्हीकल, मतलब चाहे तो ड्राइवर भी रख सकते हैं।
एक्स डिसाइड हाउ टू यूज द व्हीकल, हाँ विद इन कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट, कुछ लिमिट आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, एक्स डिसाइड वेदर द व्हीकल गो एंड वेन और वेदर इट इज यूज्ड एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, एक्स कैन ऑल्सो चेंज दिस डायरेक्शन थ्रू आउट द पीरियड, हम बीच में भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वाई प्रोहिबिट सर्टेन यूज, जैसे विदेश आप नहीं ले जा सकते या आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उस व्हीकल में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बताइए क्या हमारे पास राइट टू यूज है या नहीं है, कस्टमर के पास है कि नहीं। देखिए थोड़ी बहुत प्रोटेक्टिव राइट तो सप्लायर रख ही सकता है ना, ठीक है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपने भाड़े पे लिया रहने के लिए और ऑफिस खोल लिया, रेजिडेंशियल इलाके में ऑफिस चलने पे अड़ोसी पड़ोसी को भी दिक्कत होती है, नए लोग आते जाते हैं, तो ये ठीक तो नहीं लगेगा ना, ठीक है कि नहीं। आप किसी से ले लीजिए और ओए होटल खोल लीजिए भाड़े पे लेके, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इतना प्रोटेक्टिव राइट अगर सप्लायर के पास है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है कि नहीं। सप्लायर कैन हैव सम प्रोटेक्टिव राइट। तो ये जजमेंट आपको करना पड़ेगा कि वो प्रोटेक्टिव राइट क्या है। हम यहाँ पे वो जोड़ देते हैं, सप्लायर मे हैव सम प्रोटेक्टिव राइट। ठीक है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रोटेक्टिव राइट कैसा है, उससे हमारा राइट टू यूज डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है। अब इसको बोल रहा है विदेश नहीं ले सकते, इसमें क्या गलत है। मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्या गलत है। हर मकान मालिक बोलता है कि भाई घर में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ बोलेंगे कि कस्टमर के पास राइट टू यूज है। क्यों? क्योंकि वो क्या यूज करेगा, कब करेगा, कहाँ जाएगा, किधर ले जाएगा, कैसे करेगा, हम उसमें कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो दो ही चीज कर रहे हैं कि भाई विदेश मत ले जाना, और दूसरा आप मतलब मॉडिफिकेशन मत करना। तो कस्टमर के पास वो राइट है। यस, फर्स्ट पार्ट का यही जवाब है, कस्टमर हैज राइट टू डायरेक्ट, ठीक है ना। और अगर वाई कुछ लिमिटेशन देता है तो उसका प्रोटेक्टिव राइट है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे आइए 10। चलिए, A contract with supplier is to manufacture part in a facility. A designed the facility and provide the specification. Supplier H के पास वो फैसिलिटी है और वो जमीन है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन हम करेंगे। A specified how many parts it need and when it need the part to be available. Supplier H operate the machine and makes all the operational decision. अच्छा, सप्लायर एच के पास मशीन है और सारा ऑपरेशनल डिसीजन करेगा हाउ एंड व्हेन द पार्ट टू बी प्रोड्यूस्ड as long as it meet the contractual requirement to deliver the specific part on a specific date. Assuming supplier H cannot substitute the facility और आइडेंटिफाइड एसेट है, क्या यहाँ राइट टू कंट्रोल है या नहीं है। ऑपरेट भी वो कर रहा है और डिसाइड भी वही करेगा कि कैसे बनेगा, कब बनेगा। ठीक है, हम आपका काम कर देंगे आपके समय पे, लेकिन डिसीजन हमारा होगा। तो ऐसे में हम कहेंगे ये सप्लाई एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट नहीं है। मैं आपको आपका माल हम दे देंगे, बट हम कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मेरी मर्जी है।
तो लीज कहाँ हुआ? ये तो सप्लाई एग्रीमेंट हो गया। तो लिखेंगे ए डज नॉट हैव राइट टू यूज, क्योंकि जो मोस्टली जो बातें हैं वो सब तो एच ही डिसाइड कर रहा है और वही उसका बेनिफिट भी लेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। एल इंटर इनटू ए 5 years कॉन्ट्रैक्ट विद ए। ठीक है, ए शिप ओनर है टू यूज ऑफ आइडेंटिफाइड शिप। एल डिसाइड वेदर ऑन व्हाट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड, when and to which port the ship will be sail through the period of use, subject to restriction specified। कुछ restriction है। This restriction prevent from sailing the ship into water with a high risk of piracy। मतलब सोमालिया के पास मत जाना, आ जाएंगे वो पायरेट्स आ जाएंगे। और कैरी एक्सप्लोसिव मटेरियल, बम बारूद नहीं ले जाना है। ठीक है। ए ऑपरेट एंड मेंटेन द शिप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ पासेज। क्या राइट टू यूज है या नहीं है? हाँ है। कैसे है? सामने वाला ने 2 प्रोटेक्टिव राइट रखा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक प्रोटेक्टिव राइट है भाई, यहाँ बहुत सारे वो पायरेट्स होते हैं, वहां जाओगे फल तुम्हारा शिप पकड़ लेगा, अच्छा बम बारूद चला देगा। और दूसरा उसने कहा है कि भाई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं ले जाना है, बाकी सबकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा हाँ, राइट टू यूज आपके पास है। उसका राइट है भी तो प्रोटेक्टिव है, उससे उसको कोई बेनिफिट थोड़ा ना है, वो अपने नुकसान को बचाना चाहता है। इतना हक तो देखिए और सबके पास है। और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक बात है। अब आइए, आजकल लीज में क्या हो रहा है कि लोग कुछ सर्विस भी दे रहे हैं। जैसे सर्विस अपार्टमेंट की बात हुई थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कि हम आपको भाड़े पे फ्लैट देंगे, सेफ्टी भी देंगे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देंगे, हमारा एक स्टाफ जाके डेली झाड़ू पोछा लगा दिया करेगा, हम आपके कपड़े भी प्रेस करवा देंगे, मतलब उसको लॉन्ड्री सर्विस जिसको बोलते हैं भी करवा देंगे, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम लोग सप्लाई करेंगे। अब ये लीज जो दिया जा रहा है वैसे तो होता है, मान लीजिए कि भाई 15,000 रुपए, लेकिन सर्विस के साथ 25,000 हो गया है। तो ये पूरा लीज माना जाए या इसमें कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी है? तो ये कैसे तोड़ा जाए? कुछ प्रिंसिपल बनना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो है कि हम आपको एसेट दे रहे हैं लीज पे, और एक बहुत सारे ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसका उस एसेट से कोई लेना देना है नहीं, उसके खर्चा अलग है, हम भी खर्च करेंगे तभी तो आपको दे पाएंगे। स्टाफ रखे हैं तो सर्विस हम ही देंगे ना भाई, तो वो कैसे होगा? ठीक है, इस बात के लिए हमारे एस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। हाँ, लीज अब आइडेंटिफाई कर लिया, अब लीज के आगे की बात शुरू हो गई। लीज तो मोरलेस हमने कर लिया ना आइडेंटिफाई। देखिए कॉन्ट्रैक्ट समझते ही हैं, ये समझ ही गए हैं, आइडेंटिफाइड पीरियड है, एसेट है, पीरियड 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, और कंसिडरेशन। तो बाकी सब चीजें तो मेन है, यही 2 बातें थी जो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लायक थी। ठीक बात है, और बढ़िया था। राइट टू कंट्रोल तो खैर बहुत ही बढ़िया था। अब आइए, सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, तब इसको छेड़ा जाएगा। चलिए तो ब्रेक लेते हैं हम लोग,
और ब्रेक के बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं।